आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम प्रजनन प्रणाली यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जटिल हिस्टोफिजियोलॉजी को बस अंगों के एक समूह की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद एडवांस्ड बायोलॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह डीकोड करने वाले हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये फीडबैक लूप्स और हार्मोनल सिग्नल्स का एक ऐसा मास्टर क्लास है जिसे समझना सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए हम सबसे पहले ओवरी के डुअल फंक्शन से शुरुआत करेंगे, फिर एचपीओ एक्सेस लूप, ओव्यूलेशन की एनाटॉमी, इस साइकिल को मॉडिफाई करने वाले फैक्टर्स और आखिर में इसके साइकियाट्रिक कनेक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे बेसिक हार्डवेयर की, यानी ओवेरियन ड्यूअल फंक्शन। जरा सोचिए, हमारी ओवरीज एक ही समय में दो बिल्कुल अलग अलग प्रोग्राम्स कैसे रन करती हैं। एक तरफ है इनका एक्सोक्राइन फंक्शन, जहां ये मेनोपॉज तक ओवा के एक लिमिटेड रिजर्व को मैनेज करती हैं, और वहीं दूसरी तरफ है इनका एंडोक्राइन फंक्शन, जो एक 24 घंटे चलने वाली फैक्ट्री की तरह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे जरूरी स्टेरॉइड हार्मोन्स लगातार बनाता रहता है। मतलब एक ही वक्त पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और लगातार मैन्युफैक्चरिंग। है ना कमाल की बात। अब अगर हम सेल्यूलर लेवल पर इस डेवलपमेंट को देखें तो एक ओसाइट की जर्नी बहुत ही दिलचस्प होती है। ये स्लीप मोड में यानी प्रोफेज 1 में अरेस्टेड एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल से शुरू होती है। इसके बाद लोकल फैक्टर्स इसे प्री एंट्रल स्टेज तक लाते हैं और फिर पिट्यूटरी हार्मोन एफएसएच के स्टार्टअप कमांड से ये एंट्रल और अंततः एक पूरी तरह से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तक बूटअप होता है। ये एक बेहद सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? पूरे ओवेरियन रिजर्व में से हर महीने सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉलिकल इस फाइनल स्टेज तक पहुंचने की रेस जीत पाता है। ये डोमिनेंट ग्राफियन फॉलिकल लगभग 20 मिलीमीटर तक बढ़ता है। एक सिंगल सेल्यूलर स्ट्रक्चर के लिए ये साइज सच में बहुत बड़ा है। बाकी सभी फॉलिकल्स बस पीछे छूट जाते हैं और यही एक रप्चर के लिए तैयार होता है। हार्डवेयर तो सेट हो गया, अब चलिए उस मास्टर सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम को डिकोड करते हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है, यानी एचपीओ एक्सेस लूप। ये सटीक कमांड चेन सच में इस पूरे सिस्टम का कोर सॉफ्टवेयर है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस या एचपीओ एक्सेस एक बहुत ही सख्त हायरार्की में काम करता है। इमेजिन कीजिए, ब्रेन के सेंटर से एक सीईओ की तरह हाइपोथैलेमस पल्सटाइल मैनर में जीएनआरएच रिलीज करता है। ये सिग्नल मिडिल मैनेजमेंट यानी एंटीरियर पिट्यूटरी को एफएसएच और एलएच रिलीज करने का ऑर्डर देता है, और फाइनली ये कमांड ओवरीज को, जो हमारी फैक्ट्री फ्लोर है, एस्ट्रोजन और इनहिबिन बी प्रोड्यूस करने के लिए ट्रिगर करता है। एकदम परफेक्ट टॉप डाउन अप्रोच। और यहीं पर ये बायोलॉजिकल एल्गोरिदम अपना असली जादू दिखाता है। आमतौर पर बायोलॉजी में हम नेगेटिव फीडबैक लूप्स देखते हैं, जैसे अर्ली फॉलिकुलर फेज में कम एस्ट्रोजन और इनहिबिन बी एफएसएच को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन मिड साइकिल में सिस्टम अचानक गियर बदलता है। ये एक पावरफुल पॉजिटिव फीडबैक कैस्केड में स्विच हो जाता है, जहां हाई एस्ट्राडियोल एक बड़े एलएच सर्ज को ट्रिगर कर देता है। ये बायोलॉजिकल स्विच सच में मास्टरमाइंड लेवल का डिजाइन है। इस शिफ्ट के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड की जरूरत होती है। डोमिनेंट फॉलिकल से निकलने वाला एस्ट्राडियोल 200 पिकोग्राम पर मिलीलीटर के लेवल को क्रॉस करना चाहिए, वो भी लगातार 50 घंटों के लिए। इसे आप बायोलॉजिकल कोड के इफ देन स्टेटमेंट की तरह समझ सकते हैं। अगर ये एग्जैक्ट लेवल पार नहीं हुआ तो सिस्टम का ओवरराइड कमांड ट्रिगर ही नहीं होगा। और जैसे ही वो हार्मोनल थ्रेशोल्ड हिट होता है, सिस्टम एलएच सर्ज को रिलीज कर देता है। और क्लिनिकली स्पीकिंग ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। ओव्यूलेशन के लिए ये एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है। इसके बिना मेन रिप्रोडक्टिव इवेंट हो ही नहीं सकता। बात खत्म। इस हार्मोनल सर्ज के बाद आइए देखते हैं कि फिजिकली क्या होता है। हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ ओव्यूलेशन की। इस सिस्टम की टाइमलाइन में एक गोल्डन रूल है जिसे हर मेडिकल प्रोफेशनल को टिप्स पर याद रखना चाहिए। साइकिल की टोटल लेंथ चाहे कुछ भी हो, चाहे 28 दिन या 35 दिन, फॉलिकुलर रप्चर हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, अगले मेंस्ट्रुएशन से ठीक 14 दिन पहले ही होता है। ल्यूटियल फेज का ये टाइमिंग एकदम फिक्स्ड और कंसिस्टेंट होता है। अब ये रप्चर कोई अचानक से गुब्बारा फटने जैसी चीज नहीं है। ये असल में एक बहुत ही टारगेटेड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। एलएच सर्ज ओसाइट को अपना मियोसिस 1 पूरा करने और मेटाफेज 2 में अरेस्ट होने के लिए फोर्स करता है। उसी दौरान एंजाइम्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स फॉलिकल की दीवार को स्टिग्मा पर धीरे धीरे डिग्रेड करते हैं। एक तरह से ये कंट्रोल्ड डिमोलिशन है ताकि मैच्योर ओसाइट सुरक्षित बाहर आ सके।
और जो हार्डवेयर रप्चर के बाद बच जाता है वो बेकार नहीं जाता। थीकल और ग्रैन्युलोसा सेल्स का ये बचा हुआ हिस्सा तुरंत एक नई एंडोक्राइन फैक्ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन सीक्रीट करता है, जो एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीडबैक भेजता है, एक ऐसा मैसेज जो सिस्टम से कहता है होल्ड ऑन, अभी के लिए कोई नया ओव्यूलेशन नहीं। लेकिन क्या होगा अगर इस परफेक्टली कैलिब्रेटेड सॉफ्टवेयर में बाहर से कोई इंटरफेरेंस हो जाए? आइए बात करते हैं साइकिल के मॉड्यूलेटर्स की। रियल लाइफ में चीजें हमेशा आइडियल नहीं होती। एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस और स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल इस पूरे रिप्रोडक्टिव एल्गोरिदम को शट डाउन कर सकते हैं। भारी फिजिकल ट्रेनिंग, शरीर में फैट और लेप्टिन की कमी, जो कि जीएनआरएच के लिए एक परमिटिंग फैक्टर है, या फिर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये सब सीधे जीएनआरएच पल्सिटिलिटी को दबा देते हैं। शरीर बेसिकली सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जिसका नतीजा एमेनोरिया के रूप में सामने आता है। और आखिर में हमें ये समझना होगा कि ये न्यूरो एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस साइकियाट्रिक रियलिटीज़ में कैसे बदलते हैं। अगर हम क्लिनिकल कोरिलेशंस को देखें तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। न्यूरोलेप्टिक्स या एंटी साइकोटिक दवाओं को ही ले लीजिए, ये डोपामाइन D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। इसका सीधा असर क्या होता है? प्रोलैक्टिन स्पाइक कर जाता है और पूरा HPO एक्सिस फंक्शनली शट डाउन हो जाता है, जिससे एमेनोरिया और इनफर्टिलिटी हो सकती है। उसी तरह एनोरेक्सिया नर्वोसा में एनर्जी की भारी कमी GnRH पल्स को पूरी तरह से खत्म कर देती है, और मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन की कमी से इमोशनल इंस्टेबिलिटी और डिप्रेशन का खतरा काफी बढ़ जाता है। ये बात साफ है कि हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसा कि डेटा भी कहता है, मेजर डिप्रेशन महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है, और ये सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं रहता। ये GnRH पल्सिटिलिटी को डिस्टर्ब करके सेकेंडरी एमेनोरिया का कारण बन सकता है, यानी मेंटल हेल्थ सीधे तौर पर हमारी बेसिक फिजियोलॉजी को कंट्रोल करती है। तो ये पूरा सिस्टम हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर बाहरी स्ट्रेस, डाइट की कमी और साइकोट्रोपिक मेडिसिन्स रिप्रोडक्शन के इस शानदार बायोलॉजिकल एल्गोरिथम को पूरी तरह से डिसेबल कर सकते हैं, तो फिर असल में मन कहाँ खत्म होता है और शरीर कहाँ से शुरू होता है? ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का एक ऐसा पावरफुल सच है जिस पर मेडिकल साइंस में और भी गहरी रिसर्च होना बाकी है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सोचने के लिए काफी कुछ है ना?